नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सरकार का रवैया लगातार सख्त बना हुआ है। बड़ी कार्रवाई इस बीच की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के एन तिवारी को निलंबित किया गया। मास्टरमाइंड खालिद से जुड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी सस्पेंड किया गया है। प्रश्न पत्र सॉल्व कर भेजने का आरोप है प्रोफेसर पर और इस मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। लगातार मुख्यमंत्री और धामी सरकार पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सख्त है और इसी के तहत सख्त कार्रवाई के आदेश सरकार द्वारा साफ दे दिए गए हैं और उसके तहत कार्रवाई लगातार अमल में लाई जा रही है। बड़ी कार्रवाई हुई है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड इस मामले में किया गया है। दोनों पेपर लीक मामले में शामिल बताए गए हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट के एन तिवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया, जिस पर सीएम धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने 25,000 नियुक्तियां निष्पक्ष तरीके से कराई हैं। हालिया नकल मामले में आरोपियों को पकड़ा गया है। एसआईटी का गठन किया गया है। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिनको भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों को या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियाँ करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जाँच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। उधर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बेरोजगार युवाओं ने यूके SSSC पेपर लीक मामले के खिलाफ हल्ला बोल किया और इसको लेकर युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर 15 लाख में लीक होना राज्य के लिए शर्मनाक है। बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। बच्चा रोता कब? अगर हम पढ़ते नहीं, हमें क्या दुख होता? नहीं होता, हम नहीं आते, लेकिन हमने मेहनत की, हम आए। तो ये दुख कौन सुनेगा? बताओ, हम किससे गए हैं? पुलिस प्रशासन से गए हैं या घर वाले? हर कोई यही चाहता है कि यार आप नौकरी कब लगे हो। वो चाहते हैं कि आप नौकरी लगे तो कुछ करो, कुछ कमाओ। शादी की उम्र हो रही है, लेकिन हमने कहा मेहनत करेंगे, पेपर दिया। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सिलेक्शन हो, जो मेहनत करेगा 1 नंबर, लेकिन एक विश्वास तो हो। मेहनत करने में भी तो मजा आए। उसने कहा यार मेरिट 75 आए, हम नहीं करें, मेरिट हमारा 70 आए, लेकिन हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार अगले बार हम मेहनत करेंगे। अगर ऐसे 15 लाख रुपए देने तो फिर क्या फायदा रह जाएगा? जो आदमी 15 लाख रुपए दे रहा है, क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? बताओ, आज गांव में क्या वो पटवारी बन के ईमानदारी से काम करेगा? लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार यहाँ से नहीं तो उसको ऊपर से समाप्त करें ना सीएम साहब। लीक का मामला ही लगातार बढ़ता जा रहा है।
सरकार द्वारा 1991 में एक नई आर्थिक नीति लागू की थी। उसके तहत सरकार ने ये योजना बनाई थी कि 2 की भर्ती करेंगे और 3 को रिटायर करेंगे। उसी नीति के चलते लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियों से लोग छटनी हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पेपरों में लगातार स्टे आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और अब 5-7 सालों में देखेंगे कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और ये जो है सरकार की नाकामी को दिखाता है। इसमें सरकार जो है भाजपा है जिसका गठजोड़ इसमें दिखता है। लगातार सरकार जो है, क्योंकि हाकम की बात कह दे रहे हैं, एक को तो आप दिखा दे रहे हैं कि ये आरोपी है, पर उसके पीछे का जो गठजोड़ है इसके खुलासा होना चाहिए और नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये नौकरी नहीं मिलती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो देश के अंदर बेरोजगारी विस्फोट कभी भी फूट सकता है। सरकार को इसके लिए चेतना चाहिए, अन्यथा मामला दिक्कत तलब होगा। मांग करते हैं उत्तराखंड सरकार से, जो ये पेपर लीक हुआ है इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसा कि बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार ऐसे देश में कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, देहरादून में हो रहा है, और ऐसे ही कई पेपर होते हैं जो हर बार लीक कर देते हैं। इसका सरासर उत्तराखंड जिम्मेदार है और हम इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। ये माना सर, सबसे पहले तो सीबीआई की मांग है। सरकार एसआईटी गठित की है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सरकार के बोल करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार के आनंदवर्धन जी सचिव वो कह रहे हैं कि एसआईटी के मुख्य जज की उसमें होगी, निगरानी में होगी, जबकि जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें सिर्फ जो एसआईटी पुलिस हैं वही होते हैं और उसमें किसी भी न्यायाधीश का जिक्र नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सभी की मांग है कि सीबीआई जांच हो, एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो और भर्ती परीक्षा में पारदर्शी हो। सभी युवाओं को अपने सरकार को सभी अभ्यर्थी को अपने पक्ष में लेना होगा और किसी के साथ भी फेयर क्या कहते हैं अनफेयर ना हो, फेयर एग्ज़ाम हो। आप भर्ती कम निकालो बट एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। संजय जोशी। प्रदेश भर में बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले में अब आंदोलन चरम पर बढ़ता जा रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, युवाओं का रोज सड़कों पे उतर के आ रहा है। और इसी क्रम में आज हल्द्वानी में भी, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही युवा हैं जो पेपर लीक से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं। और इन नीतियों के खिलाफ अब जब हद से ज़्यादा ये बातें सामने आ गई हैं तो युवा को मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और सड़कों पे उतर के बेरोजगारी का आलम उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि दूर दूर से युवा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जो सीमांत जिले हैं वहाँ से भी जो युवा हैं वो आज इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ सरकार से केवल एक ही मांग है कि जो ये पेपर लीक जैसे अहम जो कलंक है प्रदेश में, जो देवभूमि में ये कलंक है, इसको लेकर उसको कहीं ना कहीं मिटाया जाए। और धामी सरकार से केवल एक ही बात, आप देख सकते हैं पोस्टरों के माध्यम से 15-15 लाख की जो बात कही जा रही है कि 15-15 लाख रुपए में सरकारी नौकरियां बिक रही हैं, तो उसके खिलाफ ये युवा यहाँ सड़कों पर हैं। और इन युवाओं की आखिर कौन सुनेगा, किस तरीके से इनकी सुनी जाएगी, वो एक अहम बात है। कुछ युवा हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अभिषेक शर्मा। अभिषेक, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साल दर साल अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे, इतना बड़ा सख्त कानून बनाने का सरकार का क्या फ़ायदा हुआ? आप देखिएगा पूरे बोर्ड में यहाँ पर सभी जगह होर्डिंग लगे हुए थे कि इतना कठोर कानून है, देश का सबसे कठोर कानून है। क्या हुआ उस कठोर कानून का? ऐसा कानून पास करने का क्या फ़ायदा है जिसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं है? सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए का पैसा है, 1 लाख की भीड़ में लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ 1 लाख लोगों ने पेपर दिया था, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि पेपर को रद्द किया जाए, दूसरी तरीके से 1 महीने के अंदर पेपर हो। दूसरी बात ये, आइंदा से फ्यूचर में कभी इस तरीके से पेपर लीक ना हो। बिल्कुल इस तरीके से पेपर लीक ना हो। कुछ युवा और हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश पुरी है। कहाँ से हैं? मैं बागेश्वर से। बागेश्वर से। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर, सरकार से मेरे एक ही कहना है, अगर आपको ऐसे ही करना है, धांधली करके पैसे लेके नौकरी दिलवानी है, तो सीधे टेंडर ही निकाल दो ना कि जो जितना ज़्यादा पैसा लाएगा हम उसी को नौकरी देंगे। खाली गरीब सपना क्यों देखेगा? गरीब के पास एक मौका होता है, वोट इन्होंने छीन ही लिए, शिक्षा था वो भी इन्होंने सब छीन रखा, नौकरी हमको मिल नहीं सकती, तो गरीब आदमी करेगा क्या करेगा? या तो बता दें, हम अपना अलग देखेंगे भाई, मोमो का ठेला लगा लेंगे या कुछ और कर लेंगे, कम से कम कुछ तो पैसा आएगा। खाली इनके पीछे लगे हुए 3-4 साल से कि नौकरी मिलेगी करके। तो मेरा यही मैसेज है कि जो है या तो एग्ज़ाम तरीके से करवाएं, या तो फिर ये खाली ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये बिल्कुल। तो युवाओं को देखा, कितना एक फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में
किस तरीके से युवा परेशान है नौकरी को लेके बेहद और सरकार की नीतियों को लेके। कुछ स्टूडेंट्स जी, आपका नाम? सर गीता। कहाँ से आई हैं आप? सर हल्द्वानी कुसुमखेड़ा। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सर सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हर महिला को तो पढ़ने का मौका मिलता नहीं है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो किसी को 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल मिलते हैं। उसके बीच में भी हम लोग पेपर देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट कर पाते हैं। हमको घर जाने का भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, सारा घर का काम करने के बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी ये सब हो रहा है। हम कहेंगे कि CBI जाँच होनी चाहिए, इस तरह के घोटाले नहीं होने चाहिए। जो बच्चे अपनी मेहनत का कर रहे हैं, अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और बाकी जो ये लोग कर रहे हैं ये सब, इसमें CBI जांच हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हम लोग कहना चाहेंगे। और हमारा जो है, हम 1 साल में एक बार अपने घर जाते हैं। हम लोग घर से बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हर महिला को ऐसे टाइम भी नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। हर कोई महिला ऐसी है नहीं कि जो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है। किसी के ससुराल वाले होते हैं कि जो बेसिकली आपका कहना है कि सरकार कम से कम इन पेपर लीक जैसे मामलों पर सीरियस हो। यस सर जी बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से ये युवाओं की आवाज, ये हुजूम, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार खासकर रोजगार के मामले में फेलियर नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में अब ये अहम होगा कि सरकार इनके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाती है, क्या कोई ऐसी नीति लाती है जिससे पेपर लीक जैसे मामलों में राहत मिल सके या आने वाले जो पेपर हैं उन पर लगाम लग सके। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। खबर रुड़की से, जहां के झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने छात्रों के साथ मिलकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुतला फूंककर विरोध किया। इस दौरान छात्रों की भारी भीड़ रही। वहीं विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यह पहली बार नहीं बल्कि लंबे समय से दलालों के जरिए छात्रों का भविष्य खराब किया जा रहा है। पटवारी भर्ती में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुआ। हाकम सिंह पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ा जाता है। नकल माफियाओं के संरक्षण का अड्डा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, जिससे हमारे क्षेत्र के जितने भी या पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इनकी ठगा होने की जायज़ वजह भी है। पेपर की तैयारी रात दिन मेहनत करके ये युवा करते हैं और इन युवाओं के साथ फिर समय पे पेपर लीक हो जाता है। तो भाई इस सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है। और आज हमने सरकार की आंखें खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया है। और हम उत्तराखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लोग पकड़े भी गए हैं। अगर पुलिस ने, प्रशासन ने लोगों को पकड़ा है नकल माफियाओं को लेकर के, अगर पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, तो ये तो खुद साबित हो गया कि भाई नकल माफिया सजग हैं और पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक ना होता तो फिर तैयारियों की, गिरफ्तारी की क्यों आवश्यकता थी? पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक का संज्ञान और पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए और ये पेपर दोबारा कराना चाहिए। हाल ही में बनाई गई बीजेपी की नई कार्यकारिणी में कुंदन परिहार को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। हमारे संवाददाता यशराज आनंद से खास बातचीत में महामंत्री कुंदन परिहार ने मिशन 2027 में हैट्रिक लगाने का दावा किया और कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। देखिए। प्रदेश में नई कार्यकारिणी के गठन के बाद भाजपा ने अपने कई कार्यकारिणियों में बदलाव लाया है। वहीं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंदन परिहार हैं, जो प्रदेश महामंत्री हैं। आइए बात करते हैं नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री से। सर, सबसे पहली बात तो जो कल BL संतोष आए थे, उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिया बातचीत उठाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी संगठन महापर्व के निमित्त उत्तराखंड में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ। तत्पश्चात हमारे जिलों की घोषणा हुई, उसके बाद हमारे प्रदेश की टीम की भी घोषणा हुई है। और उसी के निमित्त जो हमारी पहली कार्यशाला जो नया हमारा संगठन बना है उसकी कल हुई थी। और हम सबका सौभाग्य है कि इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का पात्र हम सब प्राप्त हुआ, क्योंकि आने वाले समय में अभी हमारे मोर्चों के जो टीम है वो गठित होनी है, पोस्ट टीम गठित होनी है। और साथ साथ जो हमारा संगठन की संरचना है
उस संरचना को और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया है और आवश्यक दिशा निर्देश हम सबको दिए हैं। निश्चित रूप से जल्दी ही हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य लेकर के जिले के कार्यकारिणी के सदस्य सभी घोषित हो जाएंगे और पूरी टीम के साथ, एकजुटता के साथ, सांघिकता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एक साथ चल करके जो हमारा आगे आने वाला 2027 का चुनाव होगा, निश्चित रूप से एक बड़ी विजय की ओर हम इस चुनाव में हमको विजय प्राप्त होगी और हम हैट्रिक इस जीत का लगाएंगे। सर, यदि हैट्रिक की बात की जाए तो 2 बार आप लोगों ने जीत चुका और 27 भी अब हैट्रिक लगाने की आप लोग सोच रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी प्रमुखता से कई मुद्दे को उठा रही है। क्या आप लोग रहा है कि किस प्रकार से आप काम करेंगे जो मुद्दा विहीन कांग्रेस हो जाए? देखिए, उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। अभी आपने आपदा में देखा, चाहे वो धराली की आपदा हो, चाहे वो थराली की आपदा हो, चाहे हमारे नंदानगर की आपदा हो, चाहे इधर सहसधारा में आपदा आई हो, चाहे हरिद्वार में बाढ़ आई हो, चाहे हमारे कपकोट जिले के पौसारी में आपदा आई हो, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहां जाकर के उन आपदा पीड़ितों का दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया है और एक जनता का विश्वास उन्होंने अर्जित किया है। हम उस विश्वास के आधार पर, हमारे सरकार के काम के आधार पर, हम हमारे संगठन की संरचना के आधार पर हमको पूरा विश्वास है हम 2027 में निश्चित रूप से एक बड़ी विजय की ओर हम जाएंगे। प्रदेश की यदि बात करें तो अभी युवा जो है वो काफी उग्र दिख रहे हैं। वहीं पर बॉय पवार की बात करें, वो भी लगातार धरना प्रदर्शन में मौजूद रह रहे हैं। कांग्रेस को भी उसका समर्थन मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है या किस प्रकार से किया जा रहा है, जबकि एक सख्त कानून भी लागू है प्रदेश में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तराखंड में एक नकल विरोधी कानून बनाया था और उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 25,000 लोगों को बिना किसी के सिफारिश से, बिना किसी पक्षपात के सरकारी राजकीय सेवा उन्होंने अपनी सेवा प्राप्त की है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। हम सब युवाओं के बीच में निरंतर संवाद करेंगे, हमारा मोर्चा इसमें संवाद करेगा और युवाओं का जो भी उनकी समस्या होगी, निश्चय रूप से हमारे सरकार उसका निराकरण करेगी। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि जिस प्रकार से 27 का चुनाव आने वाला है, तो उससे पहले एक बयान भी आ गया था जिसमें कहा जा रहा था कि नए कार्यकारिणी के गठन का जो गठन किया गया है उसमें विधायकों की जो चुनाव की जाएगी उस पर उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। क्या इस ढंग की कुछ बातचीत? देखिए, संगठन और सरकार एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ये मीडिया जगत में क्या खबरें आती है, क्या नहीं आती है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और साथ साथ चल करके हमको अंततः जो हमारी लोक कार्यकारिणी योजना है उनको जनता तक पहुंचाना है, उनके लिए योजना बनाना है। सर, अपनी टीम पर आप कितना भरोसा करके 27 के लिए तैयार हो रहे हैं? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से, हमारी बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पर उत्तराखंड में बनी है और इसी टीम के आधार पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो 2027 में हम हैट्रिक लिस्ट उत्तराखंड में लगाएंगे। तो हमारे साथ से प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 में भाजपा हैट्रिक लगाएगी और पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। उधर हरिद्वार के निजी होटल में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से मानक महोत्सव 2025 आयोजित किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि और कल्पना सैनी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग, रोजगार और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसी को लेकर सांसदों ने स्वदेशी गुणवत्ता और विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया। मानक ब्यूरो के कार्यक्रम में मैं पहुंची ही नहीं हूं, बल्कि अपने उद्योगपतियों का उत्साह देखकर प्रसन्न भी हूं। जिस तरह से आज ये वर्कशॉप प्रारंभ हुई है, इसके अनेकों सत्रों में अनेक नवाचार की, अनुसंधान की और सबसे बड़ी बात गुणवत्ता की, पर्यावरण की रक्षा करते हुए होते उत्पादों की जो कार्यशाला यहाँ, वो मानक महोत्सव का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय करेगा। सतत विकास के लक्ष्य को तय करने के लिए जो वैश्विक साझेदारी की बात हो रही है, उस बात से हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, उस पर भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो रहा है, कार्य करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे मानकों पर हमारी जनता का विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे विश्व में हमारी विश्वसनीयता का आधार
भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयां, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके बीच में चिंतन मंथन है। और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो एसडीजी गोल का 17वां कारक है, उसके निमित्त क्या कर सकते हैं, वो जो साझा दृष्टिकोण है सतत विकास लक्ष्य का, उस पर सबकी जो साझेदारी हो सकती है, उस पर चिंतन मनन होगा। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ मानक ब्यूरो को। जो कानपुर से एक आइलैंड मोहम्मद करके गंगे स्टार, देखिए, कुछ चीजें इस देश में बहुत पहले से चल रही हैं, उनको कर्व करने का काम हो रहा है। अभी कहीं पर कुछ हुआ है अगर, तो सर हमारी एजेंसियां बहुत स्ट्रांग हैं, एजेंसियों के कारण ही हम सब चीजों को कर पा रहे हैं। उस पर निश्चित रूप से कंट्रोल होगा, किसी को भी देश की शांति व्यवस्था भंग करने नहीं दी जाएगी। लेकिन अगले ही दिन उनका क्या हाल हुआ, इस आपने सबने देखा है। कल भी अफवाह फैली है वहाँ पे कि जो अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस बार सांसद कल्पना सैनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मानक महोत्सव कार्यक्रम में आप पहुंची हैं, किस प्रकार अर्थव्यवस्था में सहयोग? हमारा भारतीय मानक ब्यूरो दशकों में उसने जो अपना स्थान बनाया है, उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। मैं इसकी गवर्निंग काउंसिल की मेंबर भी हूँ। और जिस तरह से हमारी विश्वसनीयता अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ रही है, हम जिस तरह से त्रुटिहीन उत्पाद के लिए प्रयास कर रहे हैं, गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम पर्यावरण को ध्यान में रख करके उत्पाद कर रहे हैं, जो विश्व में हमारे देश को और भारत को और सशक्त बनाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से निरंतर स्वदेशी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और सतत विकास के लिए मानकों का निर्धारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस पर आज भारत का ये 140 करोड़ नागरिक साथ खड़ा है। और ISI जो मानकों का मापदंड है, जो गुणवत्ता का मापदंड, जो सुरक्षा का मापदंड, जो विश्वसनीय, भारतवासी विश्वास करके उन उत्पादों को खरीद रहा है। और उनकी ये जागरूकता बता रही है कि देश का ये सतत विकास अब रुकने वाला नहीं है। भारत निश्चित रूप से उन्नत शिखर पर। मैम, अर्थव्यवस्था को देखते हुए उपभोक्ताओं को कितना लाभ है? 25 करोड़ नागरिक हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और इस समय GST रिफॉर्म में जो लाभ हुआ है आमजन को, जिस तरह से उसको खाद्य सामग्री पर 99% पर GST का समाप्त हो जाना, दुग्ध उत्पाद तो देखिए ना, घी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, सब पर 0 हो गया है। तो इस तरह इससे दवाइयों पर भारी छूट है। तो इस सब से जो हमारा आम आदमी है उसको राहत मिल रही है। और जब उसकी जेब सशक्त होगी तो व्यापारी को बढ़ावा होगा, व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापारी की डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा। मैम, राहुल गांधी वोट चोर गद्दी चोर की बात करते हैं। आप राज्यसभा सांसद हैं, संसद में जो उप सदन है उसके सदस्य हैं, कानून बनाने का जो प्रणाली होती है उसकी भी सदस्य हैं आप। क्या जवाब राहुल गांधी को देंगे? राहुल गांधी के इस बयान पर कि वोट चोर गद्दी चोर जो लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोलते रहते हैं, क्या उनका? कर्नाटक के लिए क्या जवाब है उनका? हिमाचल प्रदेश के लिए क्या जवाब है उनका? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस अपना इतिहास भूल रही है क्या? 1975 का आपातकाल वोट को लेकर नहीं था क्या? मतलब शर्म आनी चाहिए उन्हें अपना इतिहास भूल। भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य लोगों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक से एक योग्य कार्यकर्ता उनके पास है। और जो नई अभी हमारी कार्यकारिणी बनी है, जो भविष्य में कार्य करेगी, उसको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वो और मजबूती देगी भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को मजबूती देगी और नए नए आम जन के साथ जुड़ करके कार्यों को आगे बढ़ाएगी। तो ये थी मानक महोत्सव में पहुंची थी राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी अपनी सहयोगी के साथ में हर जनता की हरिद्वार।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।